बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़ारूक मिर्ज़ा फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के प्रोग्राम वाशिंगटन ग्लोबल फोरम से आपसे मुखातब हूँ। आज हम ये फ़ोरम फ़ैसलाबाद में ले आए हैं। मेरे साथ फ़ैसलाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शाहिद अली साहब मेरे मुआवन हैं। आज हम सितारा केमिकल एक बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है। जब हम छोटे थे, इस शाहराह से लाहौर रोड से गुज़रते थे तो हम देखते थे कि एक इंडस्ट्री है और उस वक़्त भी दिल खुश होता था, एक तजस्सुस था। तो आज ये तजस्सुस हमें सितारा केमिकल जो कॉम्प्लेक्स है, केमिकल का कॉम्प्लेक्स, उनके इस हेड ऑफिस में हमें ले आया है। तो आज हम मियाँ मोहम्मद अदरीस साहब जो चेयरमैन हैं सितारा केमिकल ग्रुप के, उनके साथ हम ट्रेड एग्ज़िबिशंस और जो इस वक्त इंडस्ट्री की सूरत हाल है और ख़ास तौर पे अभी हुकूमत पाकिस्तान ने एक मेड इन पाकिस्तान एक रोड मैप उसको अनाउंस किया है। तो ये कुछ चंद बातें हम इनसे ऐसी करेंगे क्योंकि ये एक ट्रेड इंडस्ट्री और जो यहाँ मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये उनके रूह रवा हैं और ख़ास तौर पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी सरपरस्ती भी करते हैं, बल्कि ये पायनियर हैं। तो आइए नाज़रीन, आपकी आज मुलाकात जनाब मियाँ मोहम्मद अदरीस साहब से करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मियाँ अदरीस साहब, आप ये बताएं कि ये जो सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे शोबे हैं, ये इतनी बड़ी एम्पायर जो है आपने कैसे खड़ी की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फोर्थ पिलर का और आपका शुक्रिया कि आप आज फैसलाबाद पाकिस्तान में हैं, अलॉन्ग विद शाहिद अली जो कि सदर हैं फैसलाबाद प्रेस एंड मीडिया के। दूसरी बात यह है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जो है वो 82 में पेपर वर्क शुरू हुआ था, 83 में ये बनना शुरू हुआ, 84 दिसंबर में ये ट्रायल प्रोडक्शन में आया। ये जो मेरे वालिद साहब और मेरे ताया मरहूम दोनों ने इसको स्टार्ट लिया था, शुरू किया था। एम्पायर तो उनकी खड़ी की हुई है, हम तो इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको फिर उसके बाद उनकी गाइडलाइन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत की बदौलत इसको हमने एक्सपेंड भी किया। तो ये जो है ये पाकिस्तान का एक वन ऑफ द लार्ज केमिकल कम्प्लेक्स है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप 100 टैक्स पेयर कंपनी ऑफ पाकिस्तान का सर्टिफिकेट जो है वो भी ले चुके हैं। और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी केमिकल्स बन रही हैं और मोस्टली वो केमिकल्स हैं जो कि पहले इंपोर्ट होती थी, तो हमने उनको सब्स्टिट्यूट किया है। आप कह सकते हैं कि लाखों और करोड़ों डॉलर जो हम पहले इंपोर्ट पे खर्च करते थे, अब वो पाकिस्तान खुद बनाने के लिए खुद कफ़ील है। एक बात तो ये अब हमारे पास इस केमिकल्स में ना एक बेसिक केमिकल्स हैं, एक स्पेशलिटी केमिकल्स हैं और एक ओलियो केमिकल्स हैं और एक गैस डिवीज़न है। तो इस तरह से हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो केमिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट और जो यूज़र्स हैं उनको दे रहे हैं। हमने अब ये केमिकल्स बाहर एक्सपोर्ट करना भी शुरू किए हैं कि अल्लाह के फजल व करम से जहाँ भी ये केमिकल्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं और हम उनको रेगुलरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि हमारी जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनके लिए काबिल कबूल और उनको पसंद हैं और वी आर बेटर। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि एक इंडस्ट्री पे जो एनर्जी शॉर्टेज की वजह से एक क्राइसिस रहा है, बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स और इसी तरह के और मिलें जो है वो ख़ास तौर पे फैसलाबाद में बंद भी हुई और क्राइसिस का भी शिकार हुई। क्या आपका भी आप भी मुतासर हुए इससे या आपका अपना एक एनर्जी रिसोर्स है आपका? ये क्वेश्चन बड़ा अहम है और हम काफ़ी सारा एनर्जी रिसोर्स हमारा अपना भी है,
लेकिन ये कहा जाए कि हम मुतासर रहे बगैर नहीं रह सके, हम भी मुतासर हुए। बहुत सारी इंडस्ट्री मुतासर हुई 2-3 वजूहात की बिना पे। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हुई सिंस लॉन्ग। कभी हमने टेम्परेरी लीज पे जहाज़ ले लिए एनर्जी बनाने के लिए ओवर एंड अबव द कॉस्ट। कभी हमने ओवर एंड अबव कॉस्ट इंटरनेशनल जनरेशन, गैस जनरेशन, ऑयल की जनरेशन पे प्लांट लगा लिए, फिर कोल जनरेशन पे प्लांट लगा लिए, और अब सोलर्स का ज़माना है। शॉर्टेजेस यहाँ रहीं, अल्टरनेट एनर्जी सेक्टर नहीं डेवलप हुआ, स्टैब्लिश हुआ। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हमारे हमसाया मुल्क में, दे आर फार बेटर प्लान्ड इन एनर्जी सेक्टर। उनका आप कैलकुलेट कर लें आज की तारीख में अल्टरनेट एनर्जी कंट्रीब्यूशन क्या है और हमारा क्या है। तो ये मिसमैनेज्ड, मिसप्लान्ड, अनफॉर्चुनेट ये रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिन हाथों ने ये प्लान किया है, जिन हाथों में ये मिसमैनेज्ड हुआ, वो कॉम्पिटेंट एंड गुड इनफ ही नहीं थे। प्लान उन्होंने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। एक ये चीज़ रही। और दूसरा, कभी बिजली बहुत वाफर में मकदार है और कभी नहीं है, और हर दफ़ा जो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स जो हैं, मैं मुझसे पूछा, मेरे पास पूरा फुल वापडा का ग्रिड स्टेशन है। जब वहाँ से मुझे बिजली की तकलीफ़ हुई तो मेरी सिस्टर कंसर्न ने ऑयल बेस्ड प्लांट लगा लिया। जब ऑयल महंगा हुआ तो मुझे गैस बेस्ड प्लांट लगाना पड़ा। जब गैस लोगों ने इस्तेमाल करनी शुरू की और करोड़ों और अरबों डॉलर खर्च करके कैपेटिव प्लांट्स लगा लिए, तो इन्होंने गैस महंगी कर दी, और शॉर्टेज कर दी। हम फिर चले गए कोल पे। जब कोल लगाना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने उस पर, जबकि पहले नहीं था, ड्यूटी लगा दी। ये तो खुद नहीं चाहते कि इंडस्ट्री को इस मुल्क की ग्रोथ के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल एनर्जी होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे मिले या लो पे मिले, तो हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ से हो जाएंगी। तो उन्होंने इसको भी महंगा कर दिया। अब हम कोल पे चले गए। मेरे पास ग्रिड स्टेशन है पूरा, मेरे पास गैस स्टेशन, गैस बेस पूरा प्लांट है लगा हुआ है मेरा 30 मेगावाट का। मेरे पास कोल बेस प्लांट चला गया। अब मैं एक कंपनी 4 जगह पे सिर्फ बिजली को इंश्योर करने के लिए अरबों रुपए लगा चुका हूँ। तो मुझे फिर बाकी जो प्रोडक्ट करने के लिए मुझे बताएं कहाँ मैं एक्सपेंशन करनी है, कहाँ मैंने तवज्जो देनी है, कहाँ मैंने ग्रोथ करनी है, जो कि पाकिस्तान का लिए भी बेहतर हो और मेरे लिए भी बेहतर हो। लाइकवाइज मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट सेक्टर जो भी है, वहाँ पे जब बिजली महंगी मिलती है तो वो कैसे compete करें इंटरनेशनल, जब उनको टैक्सेस इतने पड़ जाने हैं, मल्टी टैक्सेस उनको पड़ जाने हैं चेन पे, तो कैसे वो एक्सपोर्ट करें ये सारे टैक्सेस। जितनी डेफिशिएंसीज हैं, जितनी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जितनी मिसमैनेज्ड प्लानिंग है अलॉन्ग विद कॉस्ट, हम कैसे एक्सपोर्ट करके दुनिया का मुकाबला करें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। हम कहाँ पे हैं? पिछले 20 साल से आज तक डेटा निकाल के देखना चाहिए कि हम 20 साल पहले कितनी एक्सपोर्ट पे थे, आज कितनी एक्सपोर्ट पे हैं, और इसके क्या फैक्टर्स हैं और क्या इसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, और वो उसको जो है हमने ना पूरा किया ना हम पूरा करते हैं। ऊपर से जो शोबा चलना शुरू होता ही है, थोड़ा सा चलता है तो सारा दिमाग शुरू हो जाता है, उस पर बैठ जाता है कि इसको तबाह बर्बाद और बंद या इसकी लेग पुलिंग कैसे करनी है। अच्छा मियाँ साहब, ये तो प्लानिंग्स हैं, ये तो सिस्टम्स हैं, ये तो तरीक़ेकार हैं, ये हमारा माइंड सेट है। अच्छा मियाँ, ये इंडस्ट्री को, मुल्क को, चीज़ों को हैंडल करने और चलाने का।
अच्छा, आपका एक जिस तरह एक नुमाइंदा तंजीमें हैं, PCCI हो गई, चैम्बर्स हैं आपके चारों सूबों में हैं, तो ये जो इतना बड़ा क्राइसिस है आप अकेले झेल रहे हैं, और क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है या अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या फिर आपके जो अपने प्रेशर ग्रुप हैं वो मुतहद नहीं है? इसका हल तो होना चाहिए ना। हुकूमतें कितनी भी नालायक हों, लेकिन फारूक साहब जी, इसमें मैं बात करूँगा, कुछ हमारी कमज़ोरियाँ, कमी हैं, हमारी फ्रिक्शंस हैं आपस के ग्रुपों की, और इन फ्रिक्शंस का जो फ़ायदा जो गोरा करता था रूल एंड डिवाइड, वो हमारे ऊपर साहबान ऐसे ही करते हैं कि इनको फ्रिक्शन में डाले रखो, डिवाइड करते रखो, और हम रूल करते रहें, और इस शोबे के बंदों को चाहे वो लार्ज स्केल हो या SME हो, अहमियत नहीं दी जाती। ना इन शोबों की कोई हैसियत है एज़ पर इंटरनेशनल जो चैम्बर्स हैं उसके हवाले से। आप मैं यूरोप का ले लें, आप यूरोप को छोड़ दें, यूरोप के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। मैं कंपैरिजन करता है हमारा ये जो सार्क कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे सराउंडिंग में देख लें, कंपेयर कर लें कि इतना बड़ा काम हो, इतने इंटेलिजेंट हो, इतना इंटेलिजेंसिया हो, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं उनके मुकाबले में। चैम्बर्स को वो हैसियत, अहमियत, इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, इसलिए कि उनके मफाद में नहीं है, जिन्होंने बैठ के कमरों के अंदर बैठ के सारी पॉलिसियाँ बनानी है और थोप देनी है, फोर्स कर देनी है। आज तो 2 साल के बच्चे को नहीं आप कोई चीज़ फोर्स कर सकते, आप उसको नहीं कह सकते कि ये कपड़े पहन लो, ये रंग ना पहनो, ये ना पहनो। तो हमारे यहाँ तो वही माइंडसेट और वही स्ट्रेटजी वही चली आ रही है। हम जब तक अपने माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे, हम जिस शोबे को तवज्जो देंगे, जिस शोबे को अहमियत देंगे, उसको आप ऊपर खड़ा कर लें। अच्छा मियाँ साहब, अभी कुछ इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्ज़िबिशंस हो रही हैं, उनमें हमने ऑब्ज़र्व किया है कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन जो है ना बहुत लिमिटेड है। कुछ ट्रेड एग्ज़िबिशंस होती हैं जिनमें जो डिप्लोमेटिक हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो छोटी मोटी एफ़र्ट्स तो करते हैं, लेकिन इतना वो कामयाब डिस्प्ले नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे वेंडर्स को ज़ाती तौर पे अपना डायरेक्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, चैम्बर्स के साथ ताल्लुक़ बढ़ा के इन एग्ज़िबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए? इस सिलसिले में आपका क्या पैगाम है? बात क्वेश्चंस बड़े तकलीफ़देह हैं और टची हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पे सच ना बोलूँ, गोल मोल बातें करूँ, तो ये भी नॉट इन द इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माई कंट्री। फ़ारूक साहब, मुझे आप बताएं, कितने हमारे ट्रेड मिनिस्टर्स प्रोफेशनल बिज़नेस ओरिएंटेड हैं और कितने सिफारशी हैं, और उनकी क्या आउटकम है, और उनकी इस आउटकम से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, कितना आगे जाएगा, ये मैं जानता हूँ। अब मैं क्यों जानता हूँ? आई हैव बीन प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो मुझे इसका बड़ा बाखूबी अंदाज़ा है। और जब हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब मुल्क के अंदर डिसीजन मेकिंग में और बाहर लगाएंगे, करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और उनके पास एक टारगेट होगा कि क्या करना है। जब टारगेट ये है गुफ्तन नशिस्तन, विजिट साइट विजिटिंग और TADA, बातें मैंने कहा बड़ी तकलीफ़देह हैं, लेकिन सच यही है, तो ये होगा। अब मैं इन सारी मेरी इस आपके इंटरव्यू में सब ऐसे नहीं है, मैं सबको एक जैसा नहीं कहता। दे आर वेरी वेरी गुड पीपल, आई हैव मेट देम इन माई लाइफ, इन माई विजिट्स, लेकिन ये मैं जब बात करता हूँ तो मेजॉरिटी की करता हूँ। वो बेचारे जो अच्छे लोग हैं वो भी रगड़े जाते हैं इसी में। अच्छे लोग भी हैं, काम करने वाले लोग भी हैं,
दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन वो कौन फारूक साहब, जो काम जानते हैं। डिलीवर वही करता है जो जानता है और जिसको पास ऑब्जेक्टिव है, जिसको MBO मिला हुआ है, जिसको रोड मैप मिला हुआ है, जिसका विजन है, जिसका पैशन है, जिसकी डेडिकेशन है फॉर द पाकिस्तान, वो काम कर रहा है। और जो मेजॉरिटी जो मैंने कहा सिफारशी है, बाहर सैर सपाटे के लिए गए हुए हैं, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हक़ में या फ़ायदे में या ट्रेड में क्या कर रहे हैं वो मुझे पता है। इसलिए कि जब हम कंपैरिजन, मैंने तो कहा आपको 20 साल का कंपैरिजन कर लें कंट्री टू कंट्री, आपको पता चल जाएगा किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, और कौन रेलिवेंट है, कौन रेलिवेंट नहीं है। हर जगह पे देखिए, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं अगर अपने मार्केटिंग में एक मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं रखूँगा तो मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बैठ जाएगा। मैं अगर मुझे कंपल्शन है कि मैं अपना CFO जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट रखूँ, जिसको अकाउंट्स पे अबूर हो और उसकी एनालिटिकल अप्रोच हो, तो वो मेरा काम करेगा। जब मैं, ये तो नहीं है ना कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को कह दूं कि मेरा केमिकल प्लांट चलाए। कभी आपने देखा है कि आप जो कार चलाने वाले को कह दें पायलट, अपना पायलट बन जा, और पायलट को कहें कि तू नीचे आ जा, बस चला। तो यही बात है ना, हमारे यहाँ भी यही बात है। जब तक हम रेलिवेंट एक्सपीरियंस्ड उस शोबे को जानने वाला बंदा नहीं रखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखे बगैर वो पोजीशन नहीं देंगे। कोई भी अदारा पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं समझता कि एक ही लाठी से सारे अदारे चल पड़ेंगे या ठीक हो जाएंगे। आपको रेलिवेंट आदमी रेलिवेंट जगह पे लाने होंगे और मुल्क को तरक्की के लिए लेके जाना होगा। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। मियां साहब, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री के अभी हालात हैं, इस तनाज़र में आप इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देखते हैं? शाहिद भाई, मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, ये मेरी फीलिंग्स है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा एनालिसिस है। हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड लोग नहीं हैं। हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड लोग नहीं से मुराद हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है, जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं सोचे। क्योंकि लॉन्ग टर्म और बात होती है, शॉर्ट टर्म और बात होती है, और आपको जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत लेके चलना होता है तो फिर 10 साल 15 साल उन पॉलिसियों को छेड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तो 6 महीने एक चीज़ चलती है, 7वें महीने और पॉलिसी आ जाती है, वो कहते पकड़ लो इसको। और जो वो पता क्या लगता है तो हमने तो इसमें गलत पॉलिसियाँ बना दी। पहले लोगों को इतने इनिशिएटिव दे दिए, इंसेंटिव्स दे दिए, इनिशिएटिव्स दे दिए, मोटिवेशन दे दी, जब होगी ये तो सक्सेस होगी। तो पाकिस्तान तो ना कैप करते हैं, ना उसको प्लानिंग करते हैं, ना उसको देखते हैं कि अगर हमने इंडस्ट्री को करना है तो हमने देखिए हम फिजिबिलिटी बनाते हैं ना कि हमने 10,000 टन की प्लांट लगाना है या 20,000 टन का लगाना है या 40,000 टन। हम नहीं लगाते, हम नहीं करते। तो पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है कि हमें 10,000 मेगावाट बिजली चाहिए, 20,000 मेगावाट चाहिए, 40,000 चाहिए, और 15 साल में हमने कहा कितनी चाहिए, और इसके साथ इसके अल्टरनेट क्या हैं, इसके थ्रेट्स क्या हैं, इसके वर्टिकल जो रिस्क हैं वो क्या हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल जो रिस्क हैं वो क्या हैं, और हमने इन सारी चीज़ों को देख के आगे पॉलिसी देनी है ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी है ना। हमने कोई शॉर्ट टर्म, हमारे यहाँ डहाकिज़्म है। हमारे यहाँ मैंने आपको कहा, मैं दोबारा कहता हूँ कि बिज़नेस और इंडस्ट्री को तो जो है ना स्टेप मदर वाला सलूक जो है ना वो होता है कि जैसे हम स्टेप सन है, इसी में आप देख लें कि सारी चीज़ें जो है ना इसमें शामिल है। तो इस मेरे ख्याल में और मेरी फीलिंग्स में ये सब, वो तो IPPs का सबको इल्म है, खुली हकीकत है कि IPPs में हुकूमत के लोग भी शामिल थे, आज भी वो उनकी मलकियत में हैं।
आप इस हवाले से अगर हम देखें तो चैम्बर्स का जो रोल था पाकिस्तान भर के चैम्बर्स का, तो आया उन्हें स्टेक होल्डर तस्वर नहीं किया जाता, खुद ही पॉलिसी बनाई जाती हैं, या चैम्बर्स प्रॉपरली अपना प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाए? शायद भाई इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा कि इंडस्ट्री जो है ना, उसका आप बैंक रेट देखें कहाँ से कहाँ चला गया। कौन सी इंडस्ट्री है जो 22% कमा के तो दे? सारे पाकिस्तान चीख उठा के इसको कम करे, आपकी इन्फ्लेशन कम हो गई है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में नीचे आ रहा है, और जो ही नीचे आ रहा है इंडस्ट्री फिर चलना शुरू हो गई। इसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ IPPs नहीं है, इसमें बेशुमार फैक्टर। मुझे बताएं 82 इंडस्ट्रीज़ हैं जो अंडर गवर्नमेंट चल रही हैं। कौन सी इंडस्ट्री है जो प्रॉफिटेबल है, कमर्शियली वायबल है आज की तारीख में, वेरी वेल मैनेज्ड है, वेरी वेल ऑपरेटेड है? मेरे ज़हन में मैंने देखा भी है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर डिवीज़न में इंडस्ट्रियल स्टेट होनी चाहिए, हर डिवीज़न में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बाय फोर्स, हर डिवीज़न में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और मेडिकल कॉलेज के साथ इतने पैरा मेडिकल एजुकेशनल लाइंस हैं जिससे आप बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं, उनकी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं बाहर बेच के उन लोगों को, जहाँ वहाँ शॉर्टेज है। कनाडा जैसे मुल्क के अंदर हमारे नर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स हैं, मिडिल ईस्ट में सारी डिमांड्स हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जो ममालिक हैं वो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो भी बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है हमारे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ और तरक्की में। ये भी रीवैम्प होने वाला है, ये भी इसको भी देखने वाला है। नाज़रीन, चैम्बर जो है अगर उससे प्रॉपर काम लिया जाए तो इससे ना सिर्फ स्टेक होल्डर और बल्कि जुडिशरी का काम भी लिया, जुडिशल रिफॉर्म्स में भी ये काम आ सकता है। इसके साथ साथ जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से, जैसे मियाँ साहब ने कहा, ये मल्टीपल जो है पर्पसेस चैम्बर से पूरे करवाए जा सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ चैम्बर से वो काम नहीं लिया जा रहा जो कि इंटरनेशनली मुख्तलिफ ममालिक में लिया जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।